हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को आज स्टडी पॉइंट में। इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं द हिंदी ट्यूटोरियल हिंदी में, उसके अलावा जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होता है हमारे एग्जाम की दृष्टि से, आईएसपीसीएस एग्जाम की दृष्टि से, उसके बारे में इसमें डिस्कस करते हैं। आज है 22 जून। आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, आज का डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, उसका नाम है वाज स्टडी पॉइंट, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाती है। उसके अलावा ये ईमेल आईडी है wazstudypoint1@gmail.com। आपका जो भी सुझाव हो, जो भी आपकी समस्या हो, जो भी प्रॉब्लम हो या कोई भी बात हो, आप वहाँ पे शेयर कर सकते हैं, बता सकते हैं, कोई सा भी सुझाव आप दे सकते हैं वहाँ पे। देखते हैं आज का पहला इंपॉर्टेंट न्यूज ये क्या है। मोदी लैंड्स इन यूएस कैपिटल टू मीट बाइडेन टुडे। यहाँ पे क्या कहा गया, योगा ट्रूली यूनिवर्सल फ्री फ्रॉम कॉपीराइट। अब यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि योगा जो है, अभी जैसे कि आप सभी को पता है कि कल 21 जून था, 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है 21 जून को? तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है 21 जून को, इसलिए यहाँ पे 21 जून को ही योगा दिवस मनाया जाता है। अब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि योगा जो है कॉपीराइट से फ्री है, यानी इस पे कोई कॉपीराइट क्लेम नहीं कर सकता। ये तो खैर सारी दुनिया जानती है कि योगा किसने दिया दुनिया को। जाहिर सी बात है कि भारत ने ही सारी दुनिया को योगा का पाठ पढ़ाया, हम ही ने सारी दुनिया में इसका प्रचार प्रसार किया, हम ही ने बताया कि योगा एक जीवन शैली है, ना कि किसी विशेष धर्म से जुड़ा हो। देखिए योगा है ना, आप सभी को करना चाहिए, कोई आप किसी भी धर्म से हो, आप किसी भी संप्रदाय से हो, कुछ भी हो, आपको योगा करना चाहिए। क्योंकि योगा जो है ये किसी धर्म से नहीं जुड़ा हुआ है यार, ये एक जीवन शैली है, वे ऑफ लाइफ है। इसको करने से कई सारे प्रकार की बीमारियां दूर हो जाती हैं। और अगर आप कुछ नहीं कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते योगा में, तो कम से कम आप कॉन्सेंट्रेट तो कर ही सकते हैं, आप ध्यान तो लगा ही सकते हैं, इतना तो कर सकते हैं। और ये ध्यान लगाने से आपके सिर्फ जीवन में ही नहीं, बल्कि आप देखिए आप अपने पढ़ाई में, जीवन में, एग्जाम में, हर जगह आपके लिए अच्छा ही होगा। क्योंकि जब आप मन लगाएंगे, ध्यान लगाएंगे, तो उसका फायदा आपको मिले, उससे आपका मन जो एकाग्र होगा, उसके अलावा आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी, आप वर्क करेंगे तो उसकी एफिशिएंसी बढ़ेगी। तो योगा को अच्छे तरीके से लेकर के चला जाए, इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया जाता है। कब? 21 जून को। इस बार कौन से नंबर का था? 9वें नंबर का था। ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखेंगे। वनडे एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन अक्सर पूछ लिए जाते हैं कि कौन सा संस्करण था, कहाँ पे मनाया गया, और ये जो है यूएन में, संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में इसको किसने हिट किया? तो हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने यहाँ पे हिट किया इसको, यूएन के मुख्यालय में। वही यहाँ पे कहा जा रहा है कि योगा का कोई कॉपीराइट नहीं है, पूरी दुनिया के लिए फ्री, इसको कोई भी अपना सकता है, कोई भी इसको कर सकता है। और आप इसको किसी विशेष धर्म से जोड़ करके ना देखें, क्योंकि बहुत सारे मुस्लिम कंट्रीज हैं जहाँ पे इसको योगा को भी किया जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है ब्लैक कोकीन के बारे में। अब ये न्यूज क्या है, देखिए डीआरआई जो है हमारा राजस्व खुफिया निदेशालय, इसको खबर मिली कि ब्राजील का कोई बंदा, ब्राजील का एक व्यक्ति इंडिया में ब्लैक कोकीन लेकर के प्रवेश कर रहा है। इसी के परिप्रेक्ष्य में, इसी के बैकग्राउंड में डीआरआई ने छापा मारा हैदराबाद एयरपोर्ट पर। उसके बाद उसका बैग चेक किया गया, तो उसमें वैसा तो कुछ मिला नहीं, लेकिन जब उन्होंने जांच पड़ताल की, गहनता से जांच पड़ताल की, तो पता चला कि कोई रबर जैसी चीज है। अब उसको रबर जैसी चीज को जब मसल रहे थे, तो उसमें से काले काले दाने निकल रहे थे, छोटे छोटे। फिर उनको शक हुआ डीआरआई को कि ये क्या है। उन्होंने लैब टेस्टिंग के लिए भेजा, तुरंत वहीं ऑन फील्ड लैब टेस्ट हुआ, पता चला कि ये कोकीन है। अब इसके ब्लैक कोकीन के बारे में थोड़ा सा जानते हैं क्या है। और ये जो पकड़ा गया ब्लैक कोकीन, कितना पकड़ा गया था? तो 3.22 किलोग्राम इतना पकड़ा गया था। इसकी कीमत कितनी थी? तो 32 करोड़ थी। आप सोच करके देखिए, 3 किलोग्राम कोकीन की कीमत 32 करोड़, यानी हर किलोग्राम के पीछे 10 करोड़ रुपए। 1 किलोग्राम 10 करोड़ में बिक रहा है। आप सोच करके देखिए कितनी बड़ी कीमत है, कितना बड़ा मार्केट होगा इसका, कितनी दुर्लभ चीज होगी ये कि इस तरीके से इसकी इतनी ज्यादा कीमत है। तो यहाँ पे ये न्यूज है। अब ब्लैक कोकीन क्या होता है, देखिए कोकीन जो होता है नॉर्मली वो सफेद कलर का होता है, उसी में चारकोल मिला दिया जाता है। चारकोल मिलाने के बाद उसमें एक्टिवेटेड कार्बन हो गया या कोबाल्ट हो गया, इस तरीके की और कोई चीज मिला दी जाती है, जिससे होता क्या है कि ये रबर का रूप ले लेता है। यानी ये देखने पे पता चलेगा कि रबर की चीज है कोई। तो उसके बाद इसको लेकर के तस्करी करने में आसानी हो जाती है, इसको लेकर के एक जगह से दूसरी जगह आसानी से जा सकते हैं। और यही यहाँ पे कर रहा था ब्राजील का बंदा, जिसको डीआरआई ने पकड़ा। और ये डीआरआई द्वारा पकड़ा गया ऐसा पहला मामला है। अब ये तस्करी का एक अनोखा मामला सामने आया है, एक अनूठा मामला था ये। इस तरीके की तस्करी इसके पहले नहीं देखी गई थी। तो वही यहाँ पे ये सारी चीजें डिस्कस की जा रही है। ब्लैक कोकीन जो है ये बहुत ही खतरनाक कैटेगरी में रखा गया है, दुर्लभ से श्रेणी में रखा गया। उसके अलावा अत्यंत खराब कैटेगरी में इसको रखा गया है। यानी ये जो है इसके सेवन से मौत तक हो सकती है, इतनी बड़ी दिक्कत हो सकती है। यानी मौत, अब जान से बढ़ करके क्या होगा यार, इससे मौत भी हो सकती है इसका सेवन करने से। और खास करके आप सभी को पता है कि नशे वाले जो लोग होते हैं किसको टारगेट करते हैं? युवाओं को टारगेट करते हैं, यंग जनरेशन को टारगेट करते हैं, ताकि वो उसके लिए लंबे समय तक का मार्केट बने रहा। जहाँ पे जिस देश में युवा ही तबाह हो जाएंगे, युवा ही खराब हो जाएंगे, वहां की नस्ल खराब हो जाएगी, नस्ल खराब होगी तो फिर वो देश कहाँ बचा, उसका फ्यूचर कहाँ बचा। इस तरीके से पूरा देश ही तबाह हो जाएगा। तो वही सब यहाँ पे कहा जा रहा है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल क्या है? तो दक्षता कोर्स जो है उसमें एक नया कोर्स लॉन्च किया गया है। दक्षता योजना जो उसके तहत एक नया कोर्स लॉन्च किया गया है। इसके बारे में हम देख लेते हैं ये क्या है, कैसे है। ये दक्षता का फुल फॉर्म क्या है? सरकारी प्रशासन में युवा पेशेवरों को सशक्त बनाना। आई गॉट का एक प्लेटफॉर्म है, कर्मयोगी प्लेटफॉर्म। कर्मयोगी किस लिए चालू किया गया था? जो सरकारी कर्मचारी हैं, खास करके सिविल सेवक जो हैं, उनके प्रशिक्षण के लिए, उनके बेहतरी से काम करने के लिए इसको चालू किया गया था। मिशन है कर्मयोगी मिशन। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि आई गॉट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म पर युवा पेशेवरों के लिए हाल ही में लॉन्च किया गया संग्रह
दक्षता, दक्षता का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो दृष्टिकोण का विकास, ज्ञान प्रशासन समग्र परिवर्तन के लिए कौशल। इसका उद्देश्य क्या है? सरकार में युवा पेशेवरों और सलाहकारों को अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को प्रभावी ढंग से निर्वहन करने के लिए आवश्यक दक्षताओं से लैस करना। यानी वही पॉइंट यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो सरकार में या सार्वजनिक पद पर बैठे लोग हैं, सरकारी सेवा में शामिल लोगों को क्या करना है? तो उनको अपनी योग्यता के अनुसार अच्छे से अच्छा प्रदर्शन कर सके, उसके लिए इसको इसमें तैयार करना है। सिविल सेवकों को, जो सरकारी सेवा करते हैं, उनको इसमें तैयार करना है कि वो अपना अच्छे से अच्छा प्रदर्शन दे सकें। इसमें कितने कोर्स शामिल है? तो इसमें 18 पाठ्यक्रम शामिल हैं, 18 कोर्स इसमें शामिल किए गए हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है? डेटा संचालित निर्णय लेना, आचार संहिता, संचार सहित उनकी भूमिकाएं, कौशल, सार्वजनिक नीति अनुसंधान, तनाव प्रबंधन आदि, ये सारे कोर्स के नाम बताए गए कि किस किस क्षेत्र में कोर्स है, तो ये सारे कोर्स हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? आई गॉट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म, मिशन कर्मयोगी के तहत स्थापित एक ऑनलाइन पोर्टल है। यानी आई गॉट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म क्या है? तो ये मिशन कर्मयोगी के तहत एक ऑनलाइन पोर्टल है, एक वेब पोर्टल है, जो सरकारी अधिकारियों के लिए क्षमता निर्माण, कैरियर प्रबंधन और नेटवर्किंग के लिए एक व्यापक संसाधन प्रदान करता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल क्या है? तो ये पीएम मोदी जी हैं, अपने मन की बात, यहाँ सभी को पता होगा कि इनकी मन की बात चलती रहती है, तो इन्होंने एक अपने एपिसोड में इसी मन की बात में क्या बताया है इसके बारे में? मियावाकी तकनीक जो है उसके बारे में बात किया। मियावाकी तकनीक किससे जुड़ी हुई है? तो ये वन प्रबंधन से जुड़ी हुई है, यानी वनीकरण से जुड़ी हुई है। कहाँ की तकनीक है? ये जापान की तकनीक है। जापान में इसका इजाद किया गया था, जापान में इसकी खोज की गई थी, तो वहां की तकनीक है। इन्होंने मोदी जी ने इसके बारे में जिक्र किया। अब देखिए, कोई भी अब हमारे देश के नेता हो और ऊपर से शीर्ष नेता है, प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने इस बारे में जिक्र कर दिया, तो इस तरीके से ये आर्टिकल अपने आप में ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा यूपीएससी 2022 में इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अभी आप लोग को दिखाऊंगा पीवाई को, तो यहाँ पे इसके बारे में क्वेश्चन पहले ही पूछा जा चुका है 2022 में। हमारे यूपीएससी ने पूछ लिया, हो सकता है कि यूपीएससी दोबारा ना पूछे, लेकिन स्टेट पीएससी तो पूछ ही सकता है ना दोबारा से। तो इसके बारे में हम इसको कवर कर लेते हैं, क्या है क्या नहीं, अच्छे से देख लेते हैं इसके बारे में। मियावाकी विधि क्या है, या मियावाकी पद्धति के बारे में थोड़ा सा जानते हैं क्या है। यह जापानी वनस्पति शास्त्री और पादप पारिस्थितिकी विशेषज्ञ कौन थे? ये प्रोफेसर अकीरा मियावाकी, यहाँ पे शकीरा नहीं है, ये अकीरा है। अकीरा मियावाकी द्वारा विकसित वनीकरण की एक विधि है, यानी इसके तहत क्या किया जाता है? तो वनों का विकास किया जाता है। इसकी खोज किसने की थी? अकीरा मियावाकी ने की थी। इन्हीं के नाम पर इसका नाम रख दिया गया इस विधि का, मियावाकी विधि। इसमें प्रत्येक वर्ग मीटर के भीतर 2 से 4 प्रकार के देशी पौधे लगाए जाते हैं। कौन से पौधे? तो देशी पौधे। देशी पौधे क्यों? क्योंकि वो वहां की मिट्टी के प्रति, वहां की जलवायु के प्रति, वहां के और जो पर्यावरण पारिस्थितिकी है उसके प्रति यहाँ पे ये अनुकूल होते हैं। उसके लिए यहाँ पे उगना आसान हो जाता है, वहां पे ग्रो करना उनके लिए आसान हो जाता है, इसलिए वहां पे देशी पौधों को शामिल किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, इस विधि में पेड़ आत्मनिर्भर हो जाते हैं और 3 साल के भीतर अपनी पूरी लंबाई तक बढ़ जाते हैं। अब इसका क्या कहने का मतलब है कि जब 3 साल होता है तब तक पेड़ क्या करते हैं? तो उनको जितना बड़ा होना होता है, जितना लंबा होना होता है, वो उतना लंबा हो जाते हैं। उसके अलावा अब इनके देखभाल की जरूरत नहीं रह जाती, यानी इसमें पानी डालना, खाद डालना, ये सारी चीजें हमें करने की जरूरत नहीं रहेगी। अपने आप इन सारी चीजों का निर्माण कर लेंगे, अपने आप ये सारी चीजें ले लेंगे और अपने आप बढ़ते रहेंगे, यही यहाँ पे कहा जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है, मियावाकी के जंगल 10 गुना तेजी से बढ़ते हैं, 30 गुना सघन होते हैं और 100 गुना अधिक जैव विविधता रखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, वे जल्दी स्थापित हो जाते हैं, यानी अन्य पौधों की तुलना में, अन्य विधि की तुलना में यहाँ पे क्या होता है? पौधे जल्दी से बड़े हो जाते हैं, जल्दी से लग जाते हैं। पहले 2-3 वर्षों के बाद रखरखाव मुक्त हो जाते हैं। यहाँ पे ये पॉइंट मैंने पहले कवर कर लिया है। और 3 वर्ग मीटर जितनी छोटी साइटों पर भी बनाए जा सकते हैं। यानी यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि 3 वर्ग मीटर जितनी छोटी साइटों पर भी, इसका मतलब क्या होगा कि अगर आपके आसपास कोई छोटा सा क्षेत्र है, क्षेत्रफल आपके पास कम है, वहां पर भी आप इसका विकास कर सकते हैं, वहां पर भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं और वहां पर भी आप वनों का विकास किया जा सकता है। वही यहाँ पे कहा जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है, मियावाकी तकनीकी के लक्ष्यों में क्या क्या है? तो जैव विविधता में सुधार करना, उसके अलावा कार्बन को अलग करना, उसके अलावा हरित आवरण को बढ़ाना, उसके अलावा वायु प्रदूषण को कम करना और जलस्तर को संरक्षित करना, ये सारी चीजें शामिल है इसके लक्ष्यों में। यानी देखिए, जब आप वन लगाएंगे तो जाहिर सी बात है क्या होगा कि वहां पे जैव विविधता आएगी, जैव विविधता संरक्षण होगा, अपने आप ही होगा। उसके अलावा क्या हो जाएगा? तो कार्बन को सोखेगा, कार्बन सिंक के रूप में काम करेगा। उसके अलावा क्या होगा? हरित आवरण बढ़ेगा। ये भी आप समझ ही सकते हैं कि जब आप पेड़ पौधे लगाएंगे तो वहां पे हरित आवरण तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। वायु प्रदूषण को कम करेगा, क्योंकि जब आप पेड़ पौधे लगाएंगे तो वहां पे शुद्ध ऑक्सीजन मिलेगी और जो कार्बन सिंक के रूप में वो काम करेगा। उसके अलावा जो भी प्रदूषण होते हैं उसको सोखेगा, तो क्या होगा? वहां पे स्वच्छ वायु मिलने की संभावना अधिक हो जाएगी, स्वच्छ वायु अधिक मिलेगी। उसके अलावा जलस्तर को संरक्षित करेगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? मियावाकी वन उन शहरों के लिए व्यवहार समाधान है जो तेजी से जलवायु लचीलापन बनाना चाहते हैं। इस पीपीटी में वही सारी चीजें यहाँ पे लिखी गई हैं, अलग से यहाँ पे स्ट्रक्चर फॉर्म में समझाई गई। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि जो पौधा होता है उसके लिए पहले क्या करना है आपको? तो वहां पे एक बीज लेना है, उसको क्या करना है? उसको आपको कल्टीवेट करना है। कहाँ पे? नर्सरी में बनाना है। उसके अलावा क्या करना है? उसके बाद फिर इसको ले जाकर के एक ऐसे नेट में रखना है, एक ऐसे जाल में रखना है जहाँ पे सिर्फ 60% सूर्य प्रकाश का कितना? तो सिर्फ 60% प्राप्त हो। कब तक के लिए? इसको 1 से 2 महीने के लिए। 1 से 2 महीने के लिए इसको सिर्फ सूर्य प्रकाश का 60% ही प्राप्त हो। उसके बाद क्या करना है? फिर 1 से 2 महीने के लिए इसको ऐसे रखना है कि 40% प्राप्त हो। कहाँ पे रखना है ये? तो
जाल के अंदर रखना है, नेट्स के अंदर रखना है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद इसको ले जा करके जहां पे आपको लगाना होगा, जब इसकी जड़ आ जाएगी, जब आप इसको रखेंगे नर्सरी में, उसके अलावा फिर आप इसको बर्तन में जब रखेंगे, किसी पॉट में रखेंगे, उसकी जब जड़ आ जाएगी तो उसको ले जा करके जहां पे आप लगाना चाहते हो वहां पे आप प्लांट कर दीजिए। फिर उसको थोड़ा बहुत देखभाल करिए, फिर ये तो अपने आप ही बढ़ने लग जाता है। ये पहले मैंने बताया कि फिर अपने आप से ही काम करना शुरू कर देता है, अपनी देखभाल खुद से करता है, सेल्फ इंडिपेंडेंट है। जैसे हम लोग तैयारी कर रहे हैं, हम लोग घर वालों के ऊपर डिपेंड है, लेकिन ये सेल्फ इंडिपेंडेंट रहता है इस विधि में। पौधा वही सारी चीजें यहाँ पे बताई गई हैं। इस पीपीटी को आप अपने आप से अच्छे से ध्यान से देख लेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए इसके फायदे दिखाए गए हैं। इसके फायदे क्या क्या होंगे मियावाकी पद्धति के, जैसे 30 टाइम्स बेटर कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्जर्वेशन। इसका क्या मतलब है, यानी 30 गुना बेहतर CO2 सोखेगा ये। उसके अलावा 100 टाइम बेटर बायोडाइवर्सिटी, यानी 100 गुना अधिक जैव विविधता को ये संरक्षित कर सकता है। उसके अलावा क्या कर सकता है, तो ये 30 गुना अधिक सघन होता है। किससे, ये जो गुना हम कर रहे हैं या तुलना करें किससे कर रहे हैं, तो इसी से कर रहे हैं कि जो पारंपरिक पौधे होते हैं, जो पारंपरिक वन होते हैं, उसकी तुलना में ये बताया जा रहा है कि 100 गुना अधिक बायोडाइवर्सिटी को लेकर के चल सकता है, जैव विविधता को। उसके अलावा 30 गुना अधिक सघन होता है। उसके अलावा 10 गुना अधिक तेजी से बढ़ सकता है। ये सारे फायदे देखिए गया तो आप पीपीटी में लिखिए, इसको पॉइंट में लिखिए ऐसे बना करके, 100 गुना अधिक लेकर के चलेंगे जैव विविधता। उसके अलावा 30 गुना अधिक सघन होता है, इस तरीके से लिखिए। फिर आप इस तरीके से स्ट्रक्चर बना लीजिए। इसको जानते हैं क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ट्री स्ट्रक्चर। इसको आप अपने कॉपी पे बना सकते हैं इस तरीके से, देखिए ऐसे करके। फिर यहाँ पे एक लिख दीजिए 30 गुना अधिक सघन। उसके बाद यहाँ पे एक पॉइंट आप लिख सकते हैं कि 10 गुना अधिक तेजी से बढ़ता है पारंपरिक पौधों की तुलना में, पारंपरिक वनों की तुलना में। इस तरीके से आप बना करके लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या बताया, 30 टाइम बेटर नॉइज एंड डस्ट रिडक्शन, यानी 30 गुना अधिक शोर और उसके अलावा धूल प्रदूषण को ऑब्जर्व करता है, सोखता है। यही सारी चीजें यहाँ पे बताई गई हैं। इस पीपीटी को आप अच्छे से देखेंगे, इसके फायदे इस तरीके से आप स्ट्रक्चर बना करके जब भी आप एग्जाम में लिखें ना, तो वहां पे आपको अलग लेवल का फायदा मिलेगा, एग्जामिनर आपसे खुश हो जाएगा। देखिए, या तो आप इस तरीके से पूरा पोथा लिखिए कि ये इतना करता है, ये इतना करता है, इससे ये फायदे, इससे ये फायदे हैं। उससे बेहतर ये है कि आप यहाँ पे इस तरीके के स्ट्रक्चर कुछ बना लीजिए। इसको ट्री स्ट्रक्चर बोलते हैं। अगर आप ये नहीं बनाना चाहते तो आप इस तरीके से कुछ बता दीजिए कि इसके लाभ क्या क्या है। यहाँ पे 1 पॉइंट, यहाँ पे 2 पॉइंट, इस तरीके से लेकर के चल सकते हैं आप। अगर आप स्ट्रक्चर के रूप में, डायग्राम के रूप में इसका फायदा समझाएंगे तो एग्जामिनर के लिए भी अच्छा होगा और आपके लिए भी अच्छा होगा। अब यही सारे लाभ यहाँ पे ये बताए गए हैं। 10 गुना तेजी से बढ़ता है, 30 गुना घने हो सकते हैं, 100 गुना अधिक जैव विविधता को संरक्षित करता है। उसके अलावा क्या होता है, तो तेज पुनर्जनन कर लेता है, यानी 10 गुना अधिक तेजी से बढ़ता है तो जाहिर सी बात है कि अपने आप को फिर से तेजी से लेकर के पुनर्जनन कर लेगा, अच्छे से चलेगा। जहां पे पारंपरिक तरीकों से कितने साल लग जाते हैं, 200 से 300 साल लग जाते हैं, वहीं पे 70 सालों में या उससे भी कम सालों में लेकर के चल सकते हैं। यहाँ पे क्या होता है, 70 साल से अधिक का समय लगता है। कब, जब ये जंगल अपने आप को स्वयं से ठीक करता है, यानी प्राकृतिक रूप से अगर ठीक हो, उसमें मानवीय हस्तक्षेप ना हो, तो कितना लगता है, तो वहां पे 70 साल के आसपास लग जाता है। और अगर पारंपरिक तरीकों से वनों को ठीक करने चलेंगे तो वहां पे 200 से 300 साल लग जाएंगे। लेकिन मियावाकी पद्धति से इससे भी कम समय लग जाता है, 70 साल से भी कम समय लगता है। स्वयं टिकाऊ है, इसका क्या मतलब है, यहाँ पे मात्र 1 वर्ष में स्वयं टिकाऊ हो जाता है और 3 वर्ष के बाद रख रखाव मुक्त हो जाते हैं। यानी 1 वर्ष में फिर ये अपने आप को लेकर के चल सकते हैं, इनको किसी की आवश्यकता नहीं होती, धीरे धीरे लेकर के चलते हैं, अपने आप को सेल्फ इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। पर्यावरणीय लाभ भी है इसके, क्या क्या है, तो इस पद्धति का उपयोग करके बनाए गए लघु वन शहरी क्षेत्रों में तापमान कम करके ऊष्मा द्वीपों को कम करने में मदद करता है। अब यहाँ पे एक पॉइंट आ रहा है, ऊष्मा द्वीप। ऊष्मा द्वीप क्या होता है, देखिए, एक शहरी क्षेत्र होता है जिसका तापमान आसपास के शहरी क्षेत्रों से अधिक होता है। मान लीजिए यहाँ पे 4-5 क्षेत्र, जैसे हो गया A, B, C, D और ये हो गया E, ये 5 शहरी क्षेत्र हैं। अब ये जो E का तापमान होगा ये इन 4 क्षेत्रों से A, B, C, D से अधिक होगा, तो इसी को हम कहेंगे ऊष्माद्वीप। E को यही कहा जाता है ऊष्माद्वीप। जब आसपास के क्षेत्रों से अधिक तापमान होता है शहरों का, उसी को कहा जाता है ऊष्माद्वीप। वायु और ध्वनि प्रदूषण को कम करते हैं, स्थानीय पक्षियों और कीड़ों को आकर्षित करना और कार्बन सिंक बनाना, ये सारे इसके फायदे हैं। अब ये यूपीएससी 2022 में पूछा गया था प्री में, विगत वर्षों के प्रश्न पत्र के तहत इसको हम देख लेते हैं। क्या देखिए पूछा है, सीधा सीधा पूछा, मियावाकी पद्धति किसके लिए विख्यात है। शुष्क और अधिशुष्क क्षेत्रों में वाणिज्यिक कृषि का संवर्धन, आनुवांशिकता रूपांतरित पुष्पों का प्रयोग, उद्यानों का विकास, शहरी क्षेत्रों में लघु वनों का सृजन, तटीय क्षेत्रों और समुद्री सतहों पर पवन ऊर्जा का संग्रह। अब इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। इसका आंसर कल वाले वीडियो में हम देंगे, तब तक आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल क्या है, तो अभी आप सभी को पता है कि भारत G20 की अध्यक्षता करने वाला है, अध्यक्षता कर रहा है। तो उसके तहत क्या किया जा रहा है, अलग अलग तरीके से, जैसे पर्यावरण के ऊपर, उसके अलावा क्या होगा पर्यटन के ऊपर, उसके अलावा क्या होगा वुमेन के ऊपर। तो वही यहाँ पे W20 की बात की जा रही है, वुमेन 20 G20 की अध्यक्षता के तहत ये भारत कर रहा है। कहाँ पे इसका आयोजन हो रहा है, तो इसका आयोजन हो रहा है महाबलीपुरम तमिलनाडु में, इसका आयोजन किया जा रहा है। ये यहाँ पे ये चीजें लिखी गई हैं।
देख लेते हैं इसके बारे में। पहले हम जानेंगे कि G20 क्या है, ग्रुप ऑफ 20 क्या है, 20 देशों का समूह या 20 का समूह क्या है, इसके बारे में हम पहले जान लेते हैं स्टैटिक पोर्शन। क्योंकि कभी भी आपसे एग्जाम में पूछेगा ना तो वो फिर स्टैटिक जोड़ करके ही पूछेगा, बिना स्टैटिक के आपसे नहीं पूछेगा। तो आप ये स्टैटिक पोर्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहले हम स्टैटिक पोर्शन देख लेते हैं क्या कह रहा है। तो G20 अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक के प्रतिनिधियों के साथ 19 देशों और यूरोपीय संघ का एक अनौपचारिक समूह है। यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि 19 देशों का, 19 देश हो गए प्लस यूरोपीय यूनियन, यानी एक संघ है इसमें, ना कि यहाँ पे 20 देश हैं। अगर कभी स्टेटमेंट ये दे दे कि 20 देशों का संगठन है तो आपको लगेगा यार G20 है, हाँ 20 देश हैं, वो तो सही बात है। G20 यहाँ पे सीधा सीधा लिख रहा है कि 20 है, इसमें क्या था? ये तो यूपीएससी ने एकदम मजाक किया, एकदम हलवा सवाल दे दिया। फिर जब आप घर पे आकर आंसर की मिलाएंगे तब पता चलेगा कि यूपीएससी ने हलवा सवाल नहीं दिया था, आपने सोचा ही नहीं इसके बारे में। तो वहाँ पे इस चीज को आपको ध्यान रखना कि पहला है इसमें 19 देश है प्लस एक संघ है। कौन सा है? तो यूरोपीय यूनियन है। उसके अलावा अनौपचारिक समूह है। अनौपचारिक समूह का क्या मतलब होता है? देखिए, एक होता है औपचारिक फॉर्मल, एक होता है इनफॉर्मल। अब जैसे इसको आप सेक्टर से तुलना करके देख सकते हैं। सेक्टर से तुलना करने का क्या मतलब? एक होता है फॉर्मल सेक्टर, एक होता है इनफॉर्मल सेक्टर। फॉर्मल सेक्टर में क्या होता है? यहाँ पे हर चीज फिक्स होती है, यानी काम कितने घंटे आपको काम करना है, कितनी आपको सैलरी मिलेगी, कितने दिन वर्क करना है, सारी चीजें यहाँ पे तय होती है। जबकि इनफॉर्मल वर्क में क्या होता है? इनफॉर्मल वर्क में ये होता है कि ना आपके काम के घंटे फिक्स है, ना आपके पैसे फिक्स है, ना आपके दिन फिक्स है। तो वही चीज यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अनौपचारिक है, इनफॉर्मल, यानी यहाँ पे कौन कौन सी बात की जाएगी, कौन कौन से काम किए जाएंगे, फिक्स नहीं किया गया था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, 1990 के दशक के उत्तरार्ध के वित्तीय संकट की पृष्ठभूमि में 1999 में गठित हुआ था, जिसने विशेष रूप से पूर्वी एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया को प्रभावित किया। कब गठन हुआ था इसका? तो 1999 में इसका गठन हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट क्या? G20 की एक अन्य विशेषता ट्रॉयका बैठकें हैं। ट्रॉयका किसको कहा जाता है? ट्रॉयका ये होता है कि जहां पे ये आयोजन पिछले साल हुआ था, जहां पे आयोजन अब हो रहा है और जहां पे ये आयोजन होने वाला है। तो ये तीन देशों को मिलाकर के, यानी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, इन तीन देशों को लेकर के ट्रॉयका बनता है। इस वर्ष कौन कौन सा है ट्रॉयका में? तो इसमें हो गया इंडोनेशिया, क्योंकि इसके पहले कौन इसकी G20 का अध्यक्षता किया था? तो इंडोनेशिया किया था। अब कौन कर रहा है? तो भारत कर रहा है। अब भारत के बाद कौन करेगा? तो ब्राजील करेगा। इसलिए ट्रॉयका किससे किससे बना है? तो इंडोनेशिया, इंडिया, उसके अलावा ब्राजील। G20 सदस्य क्या क्या देखते हैं, इसका दुनिया पे कितना प्रभाव है, ये दुनिया में कितने हिस्सेदारी दिखाते हैं G20 सदस्य, तो उसी के बारे में हम देखते हैं। दुनिया की 2/3 आबादी इसके अंतर्गत आती है। इस समूह के अंतर्गत कितनी आती है? तो 2/3 आबादी आती है दुनिया की। उसके अलावा वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का 85%, आप देख रहे थे कि कितना बड़ा समूह है कि विश्व की जितनी जीडीपी है उसका 85% इसी में कवर किया जाता है, यानी G20 के अंतर्गत उसका 85% जीडीपी आ जाती है। उसके अलावा वैश्विक निवेश का 80%, यानी जितना भी दुनिया में निवेश होता है उसका 80% यहीं पे होता है, यही लोग करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है वैश्विक व्यापार का 75% से अधिक ये लोग करते हैं। इसका अध्यक्षता का क्या रूल है, कैसे अध्यक्षता होती है, कैसे डिसाइड होता है कि कौन अध्यक्षता करेगा? तो समूह का अपना कोई अस्थायी कर्मचारी और कार्यालय नहीं, यानी इसके कोई अस्थायी कर्मचारी नहीं है, कोई इसका हेडक्वार्टर नहीं है। क्यों? अब ये अनौपचारिक समूह, तो इसका हेडक्वार्टर कैसे बना सकते हैं? जब हेडक्वार्टर बनाएंगे तो उसके लिए संधि, संगठन, ये सारी चीजें लेकर के चलेंगे, फिर वो औपचारिक हो जाएगा। यहाँ पहले मैंने बताया कि यह अनौपचारिक संगठन है, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि इसका कोई अस्थायी कर्मचारी और इसका कोई मुख्यालय नहीं है। इसलिए हर साल दिसंबर में एक घूर्णन क्षेत्र से एक G20 देश अध्यक्षता ग्रहण करता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो 19 देश हैं और फिर एक हो गया यूरोपीय यूनियन, अब इन्हीं में से कोई एक अध्यक्षता करता है और ये फिर रोटेटेड क्रम में चलता है, चक्रीय क्रम में चलता है कि पहले ये फिर ये, इस तरीके से चलता रहता है कि किसी एक देश को दे दिया जाता है जिन्होंने अध्यक्षता नहीं की है, उसको लेकर के चलते हैं कि फिर आप करिए, इसके बाद आप करेंगे, इसके बाद आप करेंगे। जैसे आप देख सकते हैं कि इसके पहले कहाँ थी? इंडोनेशिया में हुई थी, उसके बाद कहाँ हुई? फिर अभी हमारे यहाँ हो रही है, भारत में हो रही है, इंडिया में, उसके बाद फिर कहाँ होगी? फिर ब्राजील में होगी। तो जो सदस्य देश हैं ये लोग इसकी अध्यक्षता करते हैं बारी बारी से, और फिर जो अध्यक्षता करता है वो अपने यहाँ सारी चीजों को लेकर के चलता है, यानी वही उसका हेडक्वार्टर वहीं पे शिफ्ट हो जाता है, उसके कर्मचारी वही देता है, वही देश जहाँ पे इसकी अध्यक्षता की जाती है, ये सारी चीजें वहीं पे हो जाती है। इसका कोई फिक्स हेडक्वार्टर है नहीं। ये चीज देखिए यहाँ पे यही पॉइंट बताया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है गैर सदस्य देशों को अतिथि के रूप में आमंत्रित करना भी चुन सकते हैं। हाँ, तो ये देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि जो G20 की अध्यक्षता करता है ये अगर किसी और देश को चाहे जो इसका सदस्य नहीं, G20 का सदस्य नहीं है, जैसे मान लीजिए कि बांग्लादेश हो गया, अगर भारत चाहे तो बांग्लादेश को यहाँ पे मेहमान के रूप में बुला सकता है, गेस्ट के रूप में बुला सकता है, अतिथि के रूप में, क्योंकि वो इसका सदस्य है नहीं, लेकिन भारत चाहता है कि अगर वो रहे हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, उसके रहने से हमें फायदा हो सकता है, या आगे चल करके द्विपक्षीय व्यापार में, द्विपक्षीय संबंधों में हमें कोई लाभ मिल सकता है किसी भी तरीके से। अगर भारत चाहे तो किसी अन्य देश को जो इसका सदस्य नहीं उसको आमंत्रित कर सकता है, और जो भी देश अध्यक्षता करता है, सिर्फ भारत ही नहीं, जिसके पास अध्यक्षता होती है वो किसी को भी गेस्ट के रूप में बुला सकता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि पहली बैठक कहाँ हुई थी? तो पहली बैठक 1999 में बर्लिन में हुई थी। पूर्वी एशिया में वित्तीय संकट के बाद दुनिया भर के कई देश प्रभावित हुए। अब इसके सदस्य कौन कौन से देख लेते हैं, G20 के सदस्य कौन कौन से हैं। ये हो गया अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत,
इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ, ये सारे इसके सदस्य हैं। यहाँ पे आप मैप से देखिए कि G7 देश कौन कौन से, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड किंगडम और जापान। फिर G8 में कौन कौन था, तो रसिया भी था। रसिया को क्यों निकाल दिया गया G8 से, तो एक क्रीमिया वाले युद्ध पे निकाल दिया गया। क्रीमिया के मुद्दे पे, क्रीमिया को रसिया ने हड़प लिया था, इसलिए उसको G8 से निकाल दिया गया। फिर जब रसिया निकल गया G8 से तो क्या बचा, G7 बचा। अब यहाँ पे ये सारे देश हैं G7 में, ये हैं G8 में, फिर G20 के सारे देश हैं, आप इसको देख सकते हैं। अब देखते हैं जो W20 हुआ यानी वुमेन 20 हुआ, उसके उस शिखर सम्मेलन के बारे में हम देख लेते हैं थोड़ा सा। ये क्या है, तो G20 समूह का भाग है। मैंने पहले बताया कि जो भारत G20 का अध्यक्षता कर रहा है उसी के तहत इसका आयोजन किया जा रहा है। अलग अलग चीजों का अलग अलग थीम पे इसका आयोजन किया जा रहा है। इसे 2015 में G20 की तुर्की की अध्यक्षता के तहत लैंगिक समानता पर ध्यान केंद्रित करने के उद्देश्य से बनाया गया था। यानी जो W20 का कॉन्सेप्ट है कहाँ पे आया था, तो जब 2015 में कौन अध्यक्षता कर रहा था G20 की, ये कर रहा था तुर्की। उसी की अध्यक्षता में इस कॉन्सेप्ट को लाया गया था। किस लिए लाया गया था, तो लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए लाया गया था, वही यहाँ पे कहा जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट, इसका उद्देश्य क्या है, W20 का प्राथमिक उद्देश्य महिला सशक्तिकरण और महिलाओं के अधिकारों की वकालत करना, समाज में महिलाओं की आवाज उठाना है। नेक्स्ट पॉइंट है W20 शिखर सम्मेलन की थीम क्या रखी गई है, महिला नेतृत्व, विकास, परिवर्तन, पनपे और आगे बढ़े, ये इसकी थीम रखी गई है। नेक्स्ट क्या है, इसकी प्रमुख प्राथमिकताएं क्या है। भारत का W20 एजेंडा 5 प्रमुख प्राथमिकताओं पर केंद्रित है। कौन कौन सी 5 प्रमुख प्राथमिकताएं हैं, तो पहला महिला उद्यमिता, दूसरा जमीनी स्तर पर महिला नेतृत्व, तीसरा है लैंगिक डिजिटल विभाजन को पाटना, चौथा है शिक्षा और कौशल विकास, और पांचवा क्या है, जलवायु परिवर्तन। आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि जलवायु परिवर्तन और डिजिटल चीजों को भी शामिल किया गया। आप सभी को पता है कि डिजिटली महिलाओं को कम अभी उतना सम्मान नहीं मिल रहा, उसके अलावा महिलाएं अभी इससे काफी दूर हैं। जैसे आप अपने घर पे देखिए, जो हम जैसे मिडिल क्लास लोग हैं उनके यहाँ क्या होता है कि लड़कों को वहां पे मोबाइल दे दी जाती है। वो 16 साल का हुआ, 14 साल का हुआ तो उसके हाथ में मोबाइल रहेगी, लेकिन लड़कियां जब तक उनकी शादी नहीं होती तो सामान्यतः उनको मोबाइल नहीं दी जाती है। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि सबके घर में होता है कि सब जगह भेदभाव होता हो या सबके घर में होता है, लेकिन कई ऐसे घर हैं जहाँ पे ऐसी स्थिति होती है, लड़कियों को शादी बाद ही मोबाइल मिलती है, खास करके मिडिल क्लास या बिलो मिडिल क्लास जो होते हैं, BPL कार्ड वाले होते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन। यहाँ पे तो आप सोच करके देखिए, यहाँ पे लड़कों के लिए भी मोबाइल पाना मुश्किल होता है, तो फिर लड़कियों के लिए क्या कह सकते हैं। और यहाँ पे कहा जा रहा है कि लैंगिक डिजिटल विभाजन को पाटना भी इसका एक प्राथमिकता तय किया गया। उसके अलावा जलवायु परिवर्तन किया गया, क्योंकि जलवायु परिवर्तन का सबसे ज्यादा इम्पैक्ट किस पे पड़ेगा, तो बुजुर्ग हो गए, बच्चों का और महिलाओं के, इन्हीं सारे लोगों के ऊपर पड़ेगा। जैसे कोविड-19 के टाइम पे आपने देखा होगा कि क्या हुआ था, जैसे पति की जॉब गई या लड़के की जॉब गई, फिर उसके फ्रस्ट्रेशन कहाँ निकलेगी, घर पे आकर के निकलेगी। घर पे किस पे निकलेगी, तो महिलाओं पे निकलेगी, क्योंकि वो लोग कुछ कहेंगे नहीं, चुप मार के सहेंगे, तो इसलिए उन पे निकलती है। ये सारी चीजों को यहाँ पे लेकर के चला जा रहा है ताकि उनको भी अच्छे से समाज में इंक्लूड किया जाए, समावेशी समाज का निर्माण किया जाए, सतत विकास को हासिल किया जाए। इसलिए महिलाओं पर ध्यान देना अत्यधिक आवश्यक है। और अगर किसी भी देश की 50% जनसंख्या महिलाएं हैं, भारत जैसे देश में खास करके, और अगर आप उनको पीछे छोड़ करके चलेंगे, उनको आप साथ में लेकर के नहीं चलेंगे, तो फिर आप कैसे उम्मीद कर रहे हैं कि आप विश्व गुरु बन सकते हैं। बिना उनको साथ लिए आप कैसे विश्व गुरु बन सकते हैं, बिना उनके सहयोग के, बिना उनके साथ के, ये मुमकिन नहीं है। तो वही सारी चीजें यहाँ पे देखी जा रही है, वही सारी चीजें लेकर के चली जा रही है। W20 शिखर सम्मेलन की मुख्य विशेषताएं क्या क्या है, महिलाओं को उच्च पद और नेतृत्व की भूमिकाओं तक पहुंचने से रोकने वाली अदृश्य बाधाओं और पूर्वाग्रहों को तोड़ने पर चर्चा की जाएगी। यानी क्या कहा जा रहा है कि जो महिलाएं हैं, आप अक्सर देखते होंगे कि अगर वो किसी टॉप पोजीशन पे पहुंच गए, अपनी फील्ड में अच्छे पोजीशन पे पहुंच गए, तो लोग उसके बारे में गलत उल्टी सीधी बातें करना शुरू कर देते हैं। जैसे बोलते हैं कि ये तो ऐसे है, इसका कैरेक्टर खराब है, ये है। सबसे पहला पॉइंट होता है उसके कैरेक्टर को जज करते हैं, भले उसने कितनी भी मेहनत की, अगर वो आगे चली गई तो सबसे पहला पॉइंट जो हम डिस्कस करते हैं उसके कैरेक्टर को लेकर के। सोच के देखिए कितनी घटिया बात है ये। आप आगे जाए तो आप ठीक है, आप अपने टैलेंट के दम पे गए हैं, आप अपने दम पर गए हैं, लेकिन अगर कोई महिला जा रही है तो आप तुरंत उसके कैरेक्टर को जज करने लग जा रहे हैं। और ये कुछ चीजें ऐसी होती है जो दिखती नहीं, जैसे मानसिक सेट जो होता है, हमारा माइंड सेट जो होता है। अब हम 20 साल 50 साल 70 साल से ये हमारा माइंड सेट बना हो कि महिलाएं जो है घर में रहें, रोटियां बनाए, सिर्फ इसीलिए उनका जन्म होता है, सिर्फ शादी करें, बच्चे पैदा करें, सारी चीजों को लेकर के चलें, तो हमारा माइंड सेट इसी तरह का बना हुआ है। और जब वही सारी चीजें दिखती तो है नहीं, लेकिन बिहेवियर में साफ पता चल जाती है कि आपका माइंड सेट क्या कह रहा है। तो उन्हीं सारी चीजों को तोड़ने की बात की जा रही है। उनके खिलाफ जो पूर्वाग्रह हैं, जो आप कमेंट करते हैं उल्टा सीधा, उनको लेकर के बात की जा रही है कि उनको तोड़ना है और महिलाओं को आगे लेकर के आना है इस फील्ड में। और महिलाओं को किसी भी फील्ड में हो, उनको शीर्ष स्तर पर लेकर के जाना है, टॉप क्लास का बनाना है उनको। नेक्स्ट पॉइंट है स्वयं सहायता समूह, PM मुद्रा योजना और GEM पोर्टल जैसी पहलों पर प्रकाश डाला गया जो महिलाओं को बाजार और वित्त तक पहुंच प्रदान करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है प्रतिभागियों ने प्रणालीगत बाधाओं पर चर्चा की, जैसे क्रेडिट तक पहुंच की कमी, संपत्ति के सीमित अधिकार और भेदभावपूर्ण व्यवहार। आर्थिक भागीदारी में लैंगिक असमानताओं पर प्रकाश डाला गया है। आप सभी को पता है कि चाहे प्रॉपर्टी का मैटर हो गया, चाहे घर में डिसीजन लेने का मैटर हो गया, चाहे कोई सा भी ऐसा मैटर आता है, तो वहां पे महिलाओं को सीमित कर दिया जाता है। वहां पे महिलाओं के पास सीमित अधिकार है। अक्सर मामलों में तो महिलाओं को हिस्सा दिया नहीं जाता प्रॉपर्टी में, या कोई भी बड़ा फैसला होता है तो उनसे साफ कहा जाता है कि तुम चुप रहो,
तुम मत बोलो, आप मत बोलिए, ये हम लोग देख लेंगे, इस तरीके की बातें की जाती हैं। सीधा बोला जाता है कि मर्दों का काम है, मतलब क्या, ये मर्दों का काम क्या होता है भाई? ये आपने बांट रखा है, काम भी बांट लिया आपने। तो ये सारी चीजें यहाँ पे डिस्कस की जा रही है कि इन सारी चीजों को तोड़ना। और देखिए, अगर आप सिविल सर्वेंट बनने जा रहे हैं तो पहले आप अपने दिमाग से इन चीजों को निकालिए। जब तक आप अपने दिमाग से इन चीजों को नहीं निकालेंगे ना, आप अच्छे सिविल सर्वेंट बन ही नहीं सकते। अगर आपके दिमाग में चल रहा है कि महिलाएं ये नहीं कर सकती हैं, महिलाएं कैरेक्टरलेस होती हैं या आगे बढ़ी हैं तो इस तरीके से उनका कैरेक्टर खराब होगा, किसी के साथ समझौता करके आगे बढ़ो, तो ये चीज आप अपने दिमाग से निकाले, बहुत ही घटिया चीज है। जब तक आप अपने दिमाग में ये नहीं निकालते तब तक आप एक अच्छे सिविल सर्वेंट बन ही नहीं सकते हैं, किसी हाल नहीं बन सकते। हो सकता है कि आपका एग्जाम निकल जाए पर आप अपनी जिंदगी में एक अच्छे इंसान नहीं बन पाएंगे, कभी भी एक अच्छे सिविल सर्वेंट नहीं बन पाएंगे। तो इन सारी चीजों को दिमाग से निकाल करके चलिए, अच्छे लेवल पर लेकर के चलिए इनको, उनको भी साथ में लेकर के चलिए, कंक्लूड करके चलिए। अभी आप देखेंगे कि एक आईपीएस थी पहले, कौन थी ये? दिव्या तनवर साहब थी। अब क्या हुआ कि ये आईएएस बन गए, हिंदी मीडियम से 105वीं रैंक लेकर के आई हैं। इससे पहले इनकी 438 या शायद ऐसी कुछ रैंक थी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर आप मेहनत करेंगे, आप चाहे लड़के हो चाहे लड़का हो, अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो आपका हो जाना है। और फिर चाहे हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम, अगर आपने ठीक ठाक मेहनत की, आपने अच्छे से मेहनत की है, आपने अच्छे से समय दिया, तो आप इसको लेकर के चल सकते हैं। वही यहाँ पे कहा जा रहा है। दोबारा इन सारी चीजों पे ध्यान नहीं देंगे कि महिला ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती। इसको अच्छे से हम लेकर के चलेंगे, समावेशी समाज का निर्माण करेंगे, सतत विकास को हासिल करेंगे, इन सारी चीजों पे ध्यान देंगे। यहीं तक रखते हैं आज का लेक्चर। थैंक यू। अगर कोई गलती हुई हो तो उसके लिए सॉरी, किसी को बुरा लगा हो, किसी की भावनाएं आती हो तो उसके लिए सॉरी। यहीं तक रखते हैं आज के लेक्चर। थैंक यू।